नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति इस दौरान अटल बंधन परिवार द्वारा प्रायोजित मेडिकल छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत करेंगी और भुवनेश्वर में ओडिशा के राजभवन के नए भवन की भी आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। बुधवार को ही राष्ट्रपति एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और कटक के वार्षिक समारोह को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। इसी बीच आज सुबह भाजपा संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज सुबह 9:30 बजे भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्षी दलों के हमलों पर पलटवार करने की जवाबी रणनीति पर भी चर्चा होगी। सोमवार को फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना पर विपक्ष ने किया हंगामा। दोनों ही सदनों में सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोर शराबे के बीच विपक्ष से चर्चा शुरू होने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के नेता से आग्रह किया गया कि चर्चा होने दें और इस मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष का अड़ियल रुख बना रहा और चर्चा नहीं हो सकी। राज्यसभा में सत्ता पक्षों की ओर से बीजेपी सांसदों ने नियम 176 के तहत पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं पर नोटिस दिए। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा निलंबन के बावजूद सदन में उपस्थित रहने पर उपसभापति द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, तो वहीं लोकसभा में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया। लोकसभा में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया। ये विधेयक देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करेगा। दंत चिकित्सा आयोग गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियम विधेयक 2019 को वापस लिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने निचले सदन से विधेयक वापस लेने के लिए प्रस्ताव रखा। ये बिल जुलाई 2019 में पेश किया गया। संसद में गतिरोध की स्थिति के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभापति ने सदन के सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा। राजस्थान में लाल डायरी के सामने आने के से बढ़ी गहलोत सरकार की मुश्किलें। राजेंद्र सिंह ने एक लाल डायरी दिखाकर गहलोत सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार फिर से कई प्रकार के सवालों के घेरे में है। गुड़ा के आरोप लगाया कि लाल डायरी में विधायकों के साथ करोड़ों रुपए का लेन देन के मामले हैं और वो डायरी को सदन की टेबल पर रखना चाहते थे। भाजपा ने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा द्वारा उजागर की गई डायरी की बात सामने आई तो कई नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम का विषय अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। कार्यक्रम के प्रारूप में एक उद्घाटन सत्र और उसके बाद एक तकनीकी सत्र शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना के विस्तार को बढ़ाना और निवर्तमान व संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट वाले स्थलों पर हेलीकॉप्टर और लघु विमान की कनेक्टिविटी को निर्बाध सेवाएं प्रदान करके बढ़ावा देना है। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मुझे सिविल सर्विस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। चेन्नई में जारी G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की 30वीं बैठक का आज दूसरा दिन है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करेगा। बैठक के पहले दिन G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 देशों पर एक मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में चुनौतियों को अवसर में बदलने की शक्ति है। वहीं डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि G20 ने पहले से ही प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई को 5 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है। बैठक में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा के साथ ही सभी देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श जारी है। मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। सोमवार को कुछ राहत मिलने के बाद मुंबई में आज तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले में 27 जुलाई तक तेज से बहुत तेज बारिश होने के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में 27 से 29 जुलाई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 29 जुलाई के बाद बारिश में और कमी आएगी, जबकि ठाणे और रायगढ़ जिले में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार कल सांताक्रूज में शाम 5:30 बजे तक 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मुंबई के प्रमुख झीलों में जलस्तर भी बढ़ गया। गुजरात में बारिश में कमी आई है। कल सूरत के कांकरेज में 3.5 इंच बारिश हुई। गुजरात में अब तक सीजन की 70% बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश होने वाले डांग जिले में 35% जितनी बारिश हुई और जूनागढ़ में 144% बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर घट गया है। अब पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। नोएडा के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा में आज बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गोलाघाट इलाके के पास के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदप्रयाग और पुरसाड़ी के पास मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे आवागमन को लेकर लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार और बृहस्पतिवार को बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बुधवार को तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं दक्षिणी भारत में कर्नाटक के दक्षिणी, अंदरूनी और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना तथा ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र समेत मध्य भारत में भी बृहस्पतिवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। उधर आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में अगले 3 से 4 दिन तेज से बहुत तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 5 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली NCR में दिल्ली पुलिस नियमित सुरक्षा जांच कर रही है। IGI एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में स्थित होटलों में दिल्ली पुलिस ने बीती रात नियमित सुरक्षा जांच की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है और इस साल नवंबर तक ये सारे कार्य भी पूरे हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने लोगों को आगाह करते हुए जानकारी दी है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का आधिकारिक अकाउंट होने का दावा करता है। ये अकाउंट फर्जी है। अगर आप किसी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं जो आधिकारिक सरकारी होने का दिखावा करता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI के द्वारा सर्वेक्षण पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि वो इसकी विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण न करे। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्राओं के दौरान हुए हमलों की जांच NIA करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के आधार पर मिली अंतरिम जमानत को 5 हफ्ते बढ़ा दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई स्पाइन सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने में अभी वक्त चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कल 164वें आयकर दिवस समारोह को संबोधित किया। सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कर दरों में वृद्धि के बिना भी कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह प्रणाली में दक्षता ने मजबूत कर संग्रहण में सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक और औपचारिक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आयकर को लोगों ने अनुकूल बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। सरकार ने EPFO कोष के अंशदाताओं को 2022-23 के लिए उनके जमा खाते में जमा राशि पर 8.15% की दर से ब्याज दिए जाने की अनुमति दी है। देश में कोयले का उत्पादन साल 2013-14 के 565 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में लगभग 58% की वृद्धि के साथ अधिक रहा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कोयला उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है और उपभोक्ता अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमानन क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के पर्यावरण संरक्षण दिशा निर्देशों को अपनाया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। और एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। मन की बात है, जन जन की,
संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वमहं कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। आया है शाम, देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। जनरल वीके सिंह ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन देने और विमानन क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जैव विमानन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति का गठन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कल जारी आंकड़ों के अनुसार चावल का बुआई क्षेत्र 175 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 180 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस साल 15 जुलाई तक 9 करोड़ 34 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। देश में 64% से ज्यादा ग्रामीण घरों में अब नल से जल की आपूर्ति हो रही है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस साल 15 जुलाई तक 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 140 जिलों 1,72,000 से ज्यादा गांवों में इस वक्त हर घर जल के रूप में दर्ज किया गया है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन था। वर्तमान में देश के 19 करोड़ 46 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घरों में अब नल से जल की आपूर्ति हो रही है। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अब तक 7 लाख निवेशकों ने इस बारे में शुरू किए गए पोर्टल पर पंजीकरण अपना कराया है। अब तक कुल 150 करोड़ रुपए की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है। 26 जुलाई को इस पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लगभग 123 एकड़ के विशाल परिसर के साथ प्रगति मैदान परिसर भारत में बैठकों, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध होने वाला सबसे बड़ा केंद्र बना है। सभी अध्यक्ष माधवीपुरी ने मीडिया को संबोधित करके कहा है कि सभी स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन के तुरंत सेटलमेंट पर काम कर रहे हैं। सभी अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है। जीएसटी संग्रह के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। इजरायली संसद ने विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद उस न्यायिक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन होगा और उसके अधिकार सीमित हो जाएंगे। न्यायिक सुधार के पहले बिल को सांसदों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इजरायल में नए सिरे से रोष के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं इजरायलियों ने आज तक
अमेरिका ने इजरायल संसद के मतदान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सर्वसम्मति की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि सबसे कम बहुमत के साथ मतदान हुआ। उत्तर कोरिया ने कल देर रात अपने पूर्वी तट से समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि ये मिसाइलें दक्षिण में एक नौसैनिक अड्डे पर अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी के पहुंचने के कुछ घंटे बाद दागी गईं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रीय सुलह कार्यक्रम पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय सुलह कार्यक्रम का मकसद देश में अल्पसंख्यक तमिलों से संबंधित जटिल मुद्दे का समाधान करना है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक आत्मघाती हमलावर ने सोमवार को एक सैन्य प्रशिक्षण अकादमी को अपना निशाना बनाया। इस धमाके में 30 सैनिक मारे गए और 40 से ज्यादा जवान घायल हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने मेक्सिको से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए रियो ग्रांडे नदी में राज्य द्वारा लगाए गए अस्थायी अवरोधों को लेकर सोमवार को टेक्सास पर मुकदमा दायर किया। आतंकवाद से संबंधित अपराधों के आरोपी कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक अंजेम चौधरी को सोमवार को लंदन की एक अदालत में पेश किया गया। सेनेगल की राजधानी डकार में प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से करीब 1 दर्जन लोगों के पानी में डूबने की खबर है। उत्तर पूर्व चीन में भारी बारिश के कारण स्कूल जिम्नेजियम की छत गिर जाने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया और इस ड्रॉ के साथ ही भारत ने 2 मैच की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट ड्रॉ होने से भारत अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसका पॉइंट परसेंटेज 66.67 और अंक 16 है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के खिलाफ आईसीसी सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है। हरमनप्रीत को आचार संहिता के लेवल 2 का उल्लंघन करने के लिए 4 डिमेरिट अंक मिल सकते हैं। कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक और जीते। कमलजीत ने भारत को ये 2 पदक दिलवाए। भारत के शुभंकर शर्मा द ओपन चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे, जो गोल्फ के सबसे पुराने मेजर टूर्नामेंट में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ ने 16 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की, जो चीन में होने वाले एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेंगी। फीफा महिला विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना फिलीपींस से होगा। न्यूजीलैंड ने इससे पहले नॉर्वे के खिलाफ 1-0 से दर्ज की थी अपनी जीत। वहीं स्विट्जरलैंड की टीम आज नॉर्वे के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। स्विट्जरलैंड ने अपने पहले मैच में फिलीपींस को 2-0 से हराने में सफलता हासिल की थी। सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने किलियन एम्बापे को पीएसजी में खरीदने के लिए 259 मिलियन पाउंड की विश्व रिकॉर्ड बोली लगाई है। एम्बापे का करार अभी 1 साल और बचा है। इंग्लैंड के पूर्व फॉरवर्ड ट्रेवर फ्रांसिस का निधन हो गया। वो 69 साल के थे। नोवाक जोकोविच ने टोरंटो में होने वाले नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपने नाम वापस ले लिया है। जोकोविच थकान के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत की करमन कौर थांडी ने अमेरिका में इवांसविले प्रतियोगिता जीतकर अपने करियर का दूसरा W60 ITF टेनिस खिताब जीता है। लेस्लो जेरे हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने 6ठी वरीयता प्राप्त टॉमस मार्टिन एचवेरी को शिकस्त दी।
डोमिनिक थीम क्रोएशिया ओपन के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। थीम ने अर्जेंटीना के फेकुंडो ब्रेगिस को 6-4, 7-5 से शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक को लेकर फ्रांस में सरगर्मियां तेज। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से ठीक 1 साल पहले फेंस जोन को रखा सामने। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के एक आपत्तिजनक दृश्य को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने से स्पष्टीकरण मांगा और सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के 14वें संस्करण में 11 अगस्त 2023 को कार्तिक आर्यन को प्रतिष्ठित द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोकप्रिय क्विज गेम शो कौन बने करोड़पति के 15वें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी है। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों का अस्तित्व खतरे में है और कई प्रोजेक्शनिस्टों ने अपनी आजीविका भी खो दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनके योगदान को पहचानना महत्वपूर्ण है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म जवान का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें सह अभिनेता विजय सेतुपति दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। मराठी और हिंदी फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता जयंत सावरकर का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण सोमवार सुबह एक अस्पताल में निधन हो गया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के कुछ दृश्य पर सेंसर बोर्ड द्वारा कट लगाए जाने को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कहा कि उनकी आगामी फिल्म में निर्माताओं से सीबीएफसी के सुझावों का सम्मान करते हुए कुछ छोटे बदलाव किए गए। राजपाल यादव की आगामी फिल्म काम चालू है की शूटिंग शुरू हो चुकी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने कमांडो फिल्मों पर आधारित सीरीज की घोषणा की है। जागरण फिल्म महोत्सव अपने आगामी 11वें संस्करण में विश्व और एशिया प्रीमियर खंड में 2 फिल्में प्रदर्शित करेगा। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का नया गाना लॉन्च हुआ। फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपनी आगामी फिल्म का नया गाना जारी किया। अभिनेत्री वाणी कपूर ने कहा कि वो डिजिटल जगत में अपने पदार्पण के लिए अव्यवस्थाओं को तोड़ने वाली कहानी चाहती थी। नारा रोहित की आगामी फिल्म प्रतिनिधि 2 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और फरहान अख्तर स्टारर भाग मिल्खा भाग के 10 साल पूरे होने के मौके को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट कल किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल आज एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। बाकी ब्रेक के उस पर देखिए आज का एजेंडा।